हेलो स्टूडेंट्स। उत्तराखंड में अभी कुछ दिन पहले प्रवक्ता भर्ती जो परीक्षा के लिए अ, विज्ञप्ति आई है, उसमें आपका एक सब्जेक्ट हिस्ट्री भी है। और इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट सिलेबस है। यानी कि एंशंट हिस्ट्री के और क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री नहीं, एंशंट और मेडिवल हिस्ट्री को इन्होंने एक सब्जेक्ट या एक पार्ट में रखा है। एक क्वेश्चन पेपर है। और मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री को इन्होंने जो है दूसरे पेपर में रखा है। ये इतना वास्ट सिलेबस है जो कि सबसे पहले तो कम से कम 4 या 5 महीने लगाएगा कवर करने में, अगर हम इसको बहुत डिटेल स्टडी करें। और डिटेल्ड स्टडी करने के बाद ही शायद कोई बच्चा इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएगा। फॉर एग्जांपल इन्होंने बात करी है सोर्सेस ऑफ एंशंट इंडियन हिस्ट्री। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, एपिग्राफी है, न्यूमिस्मेटिक्स है, लिटरेरी सोर्स है, ट्रैवल अकाउंट्स हैं। अब अगर हम इसमें बात करें तो न्यूमिस्मेटिक्स, आपको पहले इसी बात की नॉलेज होनी चाहिए कि न्यूमिस्मेटिक्स मीन्स मुद्रा शास्त्र, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉइन्स, यानी कि हमने कब से सिक्कों का प्रचलन होना शुरू हुआ। हमारे पास यूं तो वैदिक टाइम से थोड़ा सा हमें आइडिया है कि निष्क करके एक कॉइन था जिसको कि हम कहने लग गए थे, बट हमारे पास उसके प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है। तो ज़्यादातर हमारे पास जो कॉइन्स का एविडेंस आया है वो हम मान के चलते हैं मौर्यन पीरियड से। पर्ण या कारशार पर्ण एक कॉइन था मौर्यन पीरियड में जिसको कि चांदी का सिक्का होता था। और फिर हमको उसके तांबे के कॉपर कॉइन्स वगैरह वगैरह भी मिलने शुरू हो गए। ये पूरा का पूरा जो है न्यूमिस्मेटिक्स में अंदर आप जो है इसकी स्टडी करते हैं, पहली बात। इसके साथ साथ हम स्टडी, जब हमें कॉइन्स मिलते हैं तो कॉइन्स हमको 2-3 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन और देते हैं कि भाई किस एरिया तक हमको जो है कॉइन्स मिले हैं, तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो एरिया शायद उस एम्पायर के अंडर में रहा या उस पर्टिकुलर रूलर के डायरेक्ट रूल में था जहाँ पर कि वो ज़्यादा मिल रहे हैं। दूसरा, न्यूमिस्मेटिक्स में ही हम इसके थ्रू ये भी जान पाते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो ट्रेड कॉमर्स था वो किस कंडीशन में था। क्या वो बहुत फ्लरिश्ड कंडीशन में था, बहुत अच्छे फल फूल रहा था, या वो बिल्कुल उसकी जो है पोजीशन बहुत ख़राब हो गई थी। इसका आइडिया हम कैसे लेते हैं, हमें गोल्ड कॉइन्स कितने मिले हैं उस पर्टिकुलर डायनेस्टी के टाइम के, उस पर्टिकुलर रूलर के टाइम के, सिल्वर कॉइन कितने मिले हैं, कॉपर कॉइन कितने मिले हैं, क्या हमें गोल्ड कॉइन्स बहुत ज़्यादा मिले हैं या सिल्वर कॉइन्स ज़्यादा मिले हैं, या हमें कॉपर के कॉइन्स ज़्यादा मिले हैं। तो इन सब चीज़ों से हम इसमें जो है एक आइडिया लेते हैं। जहाँ तक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात है तो एपिग्राफी, अभिलेख। अगर हम अभिलेखों की बात करें तो फिर से एक पर्टिकुलर टॉपिक है आपका मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर अपने आप में फेमस है आपके अभिलेखों के लिए, यानी कि ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जहाँ से कि हम लोगों ने अपने जो है हिस्ट्री को, इनफैक्ट मुझे अभी सर देसाई शायद कोई हिस्टोरियन रहे हैं, एग्जैक्ट मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, जिन्होंने कि पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री अशोका के इंस्क्रिप्शन पे ही बेस्ड होकर उन्होंने जो है हिस्ट्री तक लिख दी। तो इससे हमें क्या मिल गया, ये आपके जो है अभिलेखों से अगेन फिर हमें ये आइडिया लगा कि ये पूरा एरिया उसके डायरेक्ट जो है कंट्रोल में था, जहाँ जहाँ हमें उसके अभिलेख मिले। सर ये बंद हो गया क्या? अच्छा। दूसरा आता है ट्रैवल अकाउंट।
ट्रेवल अकाउंट अलग अलग टाइम पे बहुत सारे, केवल यही नहीं है आपका मेडिवल टाइम पे भी बहुत सारे ट्रैवलर्स आए होंगे, एंशियंट टाइम पे भी बहुत सारे ट्रैवलर्स आए। उन्होंने क्या करा, जब जब वो यहाँ आए उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में अपने अकाउंट्स में लिखा। फॉर एग्जांपल आप ह्यून सांग को ले लें, जिसको ह्यून सांग भी कहते हैं। ये आपके लगभग लगभग जो है गुप्ता पीरियड के आसपास जो है ट्रैवल कर रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर, जिसको कि हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं, उसके टाइम पर जो है ट्रैवल कर रहा है। इत्सिंग है, ये भी लगभग उसी टाइम के आसपास जो है ट्रैवल कर रहा है। फिर थोड़ा सा इस पीरियड के आसपास आ जाए तो मार्को पोलो से लेके, नूनिज से लेकर, निकोलो कॉन्टी से लेकर, ये लोग विजयनगर और बहमनी एम्पायर के आसपास बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं 13 टू 15 सेंचुरी के बीच में। बारबोसा हो गया, अब्दुल रज्जाक हो गया, इब्न बतूता हो गया, ये सब क्या है, ये डिफरेंट ट्रैवलर्स हैं जो कि बाहर से आए। उन्होंने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ के कल्चर को क्या देखा, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, उन्होंने यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को देखा, उन्होंने यहाँ पर तमाम जो भी कुछ ऑब्जर्व किया, इन सभी ने अपनी अपनी बुक्स में उस अकाउंट को लिखा और उसके बिहाफ पे हमारे लिए क्या है, ये भी एक सोर्स है। इसको हमने बोला लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। इसी तरीके से अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें, फिर यहाँ पर हमारे पास तमाम चीज़ें हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपके पास वैसे मॉन्यूमेंट्स भी हैं, आपके पास डिफरेंट फोर्ट्स भी हैं, आपके पास मेडिवल हिस्ट्री के टूम हैं, मकबरे हैं, मस्जिदें हैं, बहुत सारे ऐसे रूलर्स हैं जिन्होंने की, जैसे कि अगर मैं बात बताऊं तो एक आपका चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ है जो कि शायद राणा कुंभा ने इस्टेब्लिश करवाया था। तो वो हमको अलग अलग तरीके से नॉलेज देता है इन सब चीज़ों के बारे में। किसके बारे में? हमारी हिस्ट्री के बारे में। यूरोपियन अगेन जब ब्रिटिश पीरियड आया, तो ब्रिटिश पीरियड या उससे बहुत पहले से हमारे यहाँ ये माना जाता है ऑलमोस्ट लगभग 11th सेंचुरी से पहले तक या 12th सेंचुरी के मिड से पहले तक हमारे पास रिटन हिस्ट्री के प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में हम हिस्ट्री नहीं लिखते थे। इसीलिए हमने बोला कि भाई पहली जो हिस्ट्री की बुक है हमारे पास, वो कश्मीर के एक जो है वजीर थे या प्रधानमंत्री थे, जिनका कि नाम सबको पता होगा, कल्हण। कल्हण ने किताब लिख दी राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी में उन्होंने एंशंट टाइम से, एंशंट मतलब अप्रॉक्सीमेटली समवेयर अराउंड सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर और 12th सेंचुरी मिड तक का उन्होंने एक इतिहास लिख दिया। तो कल्हण ने जिस तरीके से, जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हिस्ट्री को लिखा, इससे पहले हमारे पास हमने नहीं लिखा था। तो हिस्ट्री को क्रोनोलॉजी से लिखना हमने कब स्टार्ट किया? ये माना जाता है कि हम जो मुस्लिम इन्वेजन्स हैं, यानी कि टर्किश इन्वेजन्स के बाद से हमने जो है इतिहास को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना शुरू किया। तो ब्रिटिश पीरियड तक आते आते फिर ब्रिटिश सर्च हैं, उसकी हिस्ट्री तो हमको बहुत सारे उनके जो अपने रिकॉर्ड्स हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, गवर्नमेंट्स रिपोर्ट्स हैं, जो कि आज भी हमारे पास तमाम आर्काइव्स हैं उनमें पड़ी हुई हैं। वहाँ से पर्सनल लेटर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ से हमको जो है उनकी हिस्ट्री मिल जाती है। यानी कि इतिहास में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे बोला जाता है सोर्स। तो इसके बारे में आपका ये जो पेपर है, ये मैं आपको जरा सी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि पहला टॉपिक सोर्सेज था, तो मैंने सोचा कि शायद उसी चीज़ को आपसे डिस्कस कर लिया जाए। बाकी जो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका अगर हम इसमें चलें मेडिवल हिस्ट्री में, तो ज़्यादातर हमारे पास जो अकाउंट्स हैं पर्शियन में हैं। पर्शियन में किसने लिखे? जो जो यहाँ पर ट्रैवलर्स आए। ट्रैवलर्स कौन आया? जैसे कि मैंने आपको कई सारे नाम लिए, लेकिन एक बहुत फेमस नाम है अल बरूनी। अल बरूनी ने शायद एक किताब लिखी थी जिसको कि आपने बोला तूतिए हिंद। वहाँ से हमको 10th सेंचुरी में, ये कब आया? महमूद गजनवी के टाइम पे, जब महमूद गजनवी हमारे यहाँ पर बार बार रेड डाल रहा था, धावे मार रहा था, उस समय पर ये बंदा उसके साथ आया।
10-12 साल के आसपास ये यहाँ रहा, जो भी कुछ इसने ऑब्जर्व किया। और इसके बाद फिर मोहम्मद गौरी के टाइम पे जो जो आए, जैसे कि मिनहाज उस सिराज है, उसने हिस्ट्री को लिखा। और तमाम जो हिस्टोरियंस थे उनके, जिनको हम बोलते हैं कोर्ट हिस्टोरियन, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो एक आपका कोर्ट हिस्टोरियन कौन है, बर्नी, जिसने कि बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इसी तरीके से ईसामी से लेकर तमाम ऐसे, अबुल फजल जो कि आपका जो है अकबर का दरबारी इतिहासकार है, जिसने कि बहुत फेमस किताब लिखी है जिसको कि आप बोलते हैं आइन, और उसको आइन ए अकबरी। तो और इस तरीके से सबसे पहले आपको जो पहला टॉपिक है आपका सोर्सेज, तो एंशंट इंडियन हिस्ट्री के कुछ सोर्सेज हैं, मेडिवल या प्री मेडिवल हिस्ट्री के कुछ सोर्सेज हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ सोर्सेज हैं। और फिर सोर्सेज को भी हमने 3 अलग अलग कैटेगरीज में, मोस्टली ब्रॉड कैटेगरीज 2 हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। फिर हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को भी पर्टिकुलर डिवाइड कर दिया। हमने क्या डिवाइड कर दिया कि भाई आर्कियोलॉजी में कौन कौन सी चीज़ें आ गई, मॉन्यूमेंट्स आ गए, आपके जो है अभिलेख आ गए, और क्या आ गया, आपके कॉइन्स आ गए, सील्स आ गई, यानी कि जो भी चीज़, इवन पॉटरी, बर्तन भांडे, ये सारे के सारे हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आ गए। इससे हमें ये आइडिया लगा कि इस पर्टिकुलर टाइम से उसके बिहाफ पर उन सब एविडेंसेस से हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री को लिखते हैं। लिटरेरी सोर्सेज में क्या आ गया, लिटरेरी सोर्सेज में जो भी कुछ रिटर्न एविडेंस आपके पास है, वो बुक फॉर्म में है, वो किसी कॉपर प्लेट पे लिखा हुआ है, वो किसी और अलग चीज़ पे लिखा हुआ है, वो सारे के सारे आपके लिटरेरी सोर्सेज में आ गए। लिटरेरी सोर्सेज में अगर एंशंट की बात करें तो 2 तरह के हमारे पास सोर्सेज हैं, सेक्रेड लिटरेरी सोर्सेज यानी कि धार्मिक पुस्तकें, और नॉन सेक्रेड बुक्स यानी कि जो धार्मिक पुस्तकें नहीं हैं, यानी कि बौद्धिस्ट टेक्स्ट हो गए, जैनिक टेक्स्ट हो गए, इस तरीके के जो भी चीज़ें रहीं। और जो लिटरेरी सेक्रेड सोर्सेज में क्या आ गया आपके, हमारे 4 वेदास हो गए, वैदिक लिटरेचर हो गया, उपनिषद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्यक हो गए, आपके पुराण हो गए, ये सारे के सारे हम लोग सेक्रेड सोर्सेज में रख लेते हैं। कहने का मेरा सिर्फ यहाँ पर, मैं आपको कोई अभी टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ आपको बोलने का सिर्फ ये मतलब है कि आपका ये सिलेबस एक तो बहुत वास्ट है, इसके लिए आपको बहुत डीप स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप इसकी डीप स्टडी करेंगे तभी आप जाकर इस एग्ज़ाम्स को, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, मुझे नहीं पता ये किस मंथ में होगा, आप उसे क्वालिफाई कर पाएंगे। अब चाहे वो किसी भी टॉपिक को पकड़ लीजिए, वो टॉपिक चाहे आपका मौर्यन हिस्ट्री हो, वो टॉपिक चाहे आपका गुप्ता हिस्ट्री हो, वो टॉपिक चाहे आपका मुगल हिस्ट्री हो, वो चाहे आपका सल्तनत पीरियड हो, या फिर आपका वो ब्रिटिश पीरियड हो, आपको हर पर्टिकुलर चीज़ की, एक एक चीज़ की आपको जो है, एक एक टॉपिक की इम्पोर्टेंस आपको इसमें जो है। सर एक और चीज़ पूछे, क्या इसमें उत्तराखंड हिस्ट्री भी है, क्योंकि उत्तराखंड का तो नहीं दे रखा है इन्होंने। तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी करनी होगी, और ये तभी हो पाएगी जब आप एक एक टॉपिक को कई कई बार पढ़ पाएंगे, तभी आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। जितना आपकी डीप स्टडी होगी, जितना आपकी डिटेल स्टडी होगी, जितना आपके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको क्या एग्जांपल कोट करूं, सपोज कीजिए मैं आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है। अब किसी हिस्टोरियन ने लिखा कि नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 4500 BCE टू 2375 BCE है, मान लीजिए। अब आपके पास 4 ऑप्शन आ गए। दूसरे ने लिखा कि नहीं नहीं, 33,500 से लेकर कोई और पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसका जो मेच्योरिटी टाइम पीरियड है 2650 BCE टू 1900 BCE जो है, उसका एग्जैक्ट जो है टाइम पीरियड है। यानी कि इस टाइम पीरियड पे ये सिविलाइजेशन अपने पीक उस पे थी, पीक टाइम पीरियड है। इससे पहले भी ये एग्जिस्ट करती होगी, हम ये नहीं कह रहे कि एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हुआ है। ये क्या, इसका सोर्स क्या है, NCERT,
यानी कि ये आपका ये सोर्स है एनसीईआरटी की। जब आप 11th या 12th क्लास की बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये जो है, अब इसको हम क्या मान लेंगे, ऑथेंटिक टाइम पीरियड, ये जो है ये माना जाएगा। तो अगर आपके पास 4 ऑप्शन हैं तो ये वाला ऑप्शन यानी कि ज़्यादा सही ऑप्शन, वो सॉरी यही ऑप्शन पे आपको टिक करना पड़ेगा। तो ये कब होगा, जब आपको उतनी डिटेल्ड नॉलेज उसकी होगी। सपोज कीजिए मैं आपको मौर्यन पीरियड की बात कर रहा हूँ। मौर्यन पीरियड का किसी ने 425 लिखा है, 27 में स्टैब्लिश हो गया था क्या ये मौर्यन पीरियड? नहीं नहीं, शायद गलत कह रहा हूँ मैं, 550 बीसी में हो गया था। क्या मैं सही हूँ? नहीं नहीं, शायद इसका तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड 419 बीसीई था। या मैं ये मानकर चलूँ कि क्या ये मैं सही लिख रहा हूँ? नहीं नहीं, ये शायद 423 या 422 बीसी था। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या था जब आप तथ्यों की बात करते हैं। तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि उससे ठीक 1-2 साल पहले आपके पास एक इन्वेजन हुआ जिसको कि आप बोलते हैं ग्रीक इन्वेजन, और बहुत फेमस नाम है। क्या नाम है सर उसका? अलेक्जेंडर सिकंदर आया था। तो सिकंदर कब आया? अरे ये तो मैंने सारी गलत लिख दी क्या? तो ये आप तब पता पढ़ पाएंगे कि 326 बीसीई के आसपास तो अलेक्जेंडर आया यहाँ पर, जो है सिकंदर ने इन्वेजन किया। इन्वेजन करने के बाद जब वो वापस चला गया है, लगभग लगभग ये हम मान के चलते हैं कि वो 15 से 18 महीने के आसपास, 18, 19, 16, एग्जैक्ट टाइम किसी ने नहीं लिख रखा है। तो ये आया है, उसके बाद ही मौर्यन एम्पायर जो है स्टैब्लिश हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड जो होगा वो 323 हो सकता है, 321 हो सकता है, बस ये टाइम पीरियड है। तो आपको इतनी डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी इसको जानने और समझने के लिए। और हिस्ट्री में जो सारे टॉपिक्स हैं वो कोरिलेटेड टॉपिक्स हैं। अगर मैं आपसे बात करूं गौरीज, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसने 1175 से इन्वेजन स्टार्ट कर दिए थे, शायद उससे थोड़ा और पहले। यहाँ पर हारा है ये, जो पहला गुजरात से जब आया है तो भीम सेकंड से ये हार गया है। मोहम्मद गौरी की मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसको लगा कि अरे यहाँ तो जो है भीम सेकंड ने मुझे हरा दिया, तो दूसरा चैनल क्या हुआ, अरे पंजाब से होकर चलता हूँ। तो पंजाब का जो ईस्टर्न पार्ट है, जो आज हमारा ईस्टर्न पंजाब है, वो किसके पास में? पृथ्वीराज चौहान के पास में। वेस्टर्न पार्ट आपके जो है गजनवी के टाइम से मुस्लिम डोमिनेंस में आ रखा है। तो फिर इसने वहाँ से अपना रूट पकड़ा और फिर 1191 और 1192, ये आपको 2 डेट शायद आपको पता लग जाएगा। हाँ, तराइन का बैटल है सर, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई गौरी यहाँ पर आ गया, तो आपको पता होना चाहिए 1206 में पहली बार सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। शायद यहाँ पर आ गया होगा कहीं सल्तनत पीरियड। तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्टेब्लिश कर दिया। फिर आप धीरे धीरे पता चलेंगे खलजीज। तो जैसे ही स्लेव डायनेस्टी अगर आपकी एंड हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट 1290 में स्लेव डायनेस्टी एंड कर गई, कोलैप्स कर गई है। कैकुबाद या शमसुद्दीन क्यूमर्स करके एक बंदा है, वो साहब क्या कहते हैं उसको मार दिया है किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने, और ये गद्दी पर बैठ गया है 1290 टू 1296। इसके बाद जिसको कि पहला टर्किश एम्परर बोलते हैं आप, अलाउद्दीन खिलजी, ये उसका 1296 टू 1316 टू टाइम पीरियड है, जब तक कि इसकी डेथ नहीं हो गई है, जब तक कि ये मर नहीं गया अलाउद्दीन खिलजी। अगले 4 साल तक जो है पूरा कोलैप्स रहा है। इसमें इसका भाई बैठा है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो कि 1316 से लेकर 1320 तक जो है उसने रूल किया। ये तथ्य है, ये आपको याद रखने होंगे। जब इसकी डेथ हो गई है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, तो 4 महीने के लिए एक जो खुसरो शाह गद्दी पे बैठ गया है। और फिर आपका एक नई डायनेस्टी कहाँ गई? वो तुगलक डायनेस्टी स्टैब्लिश हो गई। यानी कि ये सारी चीज़ें कोरिलेटेड हैं। इसके बाद सैयद आ गए, सैयद के बाद लोदीज आ गए, लोदीज के बाद तुरंत आपका कहाँ चला गया? सॉरी, ये मॉडर्न आ गया है, ये मुगल्स आ गए यहाँ पर।
बाबर यहाँ आ गया आपका 1526 में। जब तक आपको एक एक चीज़ डिटेल में नहीं याद होंगी तब तक आप जो है हिस्ट्री को, और हिस्ट्री एक्चुअल में चेन है, एक कड़ी दूसरी कड़ी से मिल रही है, तो आपको इस तरीके से डिटेल स्टडी करनी होगी, तभी जाकर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं कि आप अच्छे से अपनी स्टडी करिए और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप जो है उत्तराखंड में, क्योंकि टीचर जो हैं वो पूरी सोसाइटी के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बेस्ड है आपकी पूरी सोसाइटी और आपकी नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि जो नॉलेज आप उसको इम्पार्ट करेंगे वही नॉलेज वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देंगे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हो गया सर? पता नहीं मैंने क्या बोला, मुझे कुछ याद ही नहीं है।